नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में राज्यपाल के द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी देने के बाद प्रदेश में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है और आपको बता दें कि अब प्रदेश के सभी मदरसों को उत्तराखंड के अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी और उत्तराखंड विद्यालयी जो शिक्षा परिषद से संबंध होना बेहद ही अनिवार्य होगा। बताते चले कि इस बदलाव का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को समान, आधुनिक और मुख्य धारा से जोड़ना है। तो वहीं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमूम कामजी ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अब मदरसों में पढ़ने वाले छात्र भी मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली से जुड़ सकेंगे और जिससे उनके समग्र विकास के अवसर भी बढ़ेंगे। ये विधेयक राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा को एक नई दिशा देगा और पारंपरिक धार्मिक शिक्षा को भी आधुनिक पाठ्यक्रम से जोड़ते हुए समावेशी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देगा। 1947 से जब से देश आजाद हुआ है, जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं उनका हनन होता रहा और जैसा हमें आगे जाना चाहिए था, एक देश श्रेष्ठ देश, एक देश एक कानून, वो सारी प्रक्रियाएं जो बहुत पहले होनी चाहिए थे, वो 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब उन्होंने आते ही ये कहा कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, तो उन तमाम योजनाओं को जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, बगैर किसी भेदभाव के अगर उन योजनाओं को लागू किया है और नई शिक्षा के अंतर्गत जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसा बोर्ड का विस्तार किया है और मदरसा बोर्ड में अब तक सिर्फ मुसलमानों को वहां से प्रमाण पत्र मिलते थे और वो प्रमाण पत्र भी आधे अधूरे थे जो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर उन्हें समकक्षता तक हासिल नहीं थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सामने जब ये सारी चीजों को रखा और उन्होंने इसका विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि मदरसों के अंदर जो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन की जिसकी जरूरत है वो उन्हें नहीं दी जा रही है। यानी धार्मिक एजुकेशन दी जाती थी, तो 2023 से एनसीईआरटी का सिलेबस उन्हें पढ़ाया गया, उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया। और अब माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तमाम जितने माइनॉरिटीज के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज के अंदर आते हैं, बौद्ध, ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन, इन सारे सिख, इन सबको एक साथ मिला करके एक ऐसा प्राधिकरण बनाया है जिसमें एक ही छत के नीचे सबको परमिशन मिलेगी, सबकी निगरानी होगी। तो ये तो बहुत अच्छा कदम है और किसी भी देश के लिए, किसी प्रदेश के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि और विशेषकर मुसलमानों के लिए, मदरसों के लिए एक अच्छी पहल हुई है, उन्हें एक अच्छा रास्ता मिलेगा। वो जहां तक उनकी धार्मिक एजुकेशन का ताल्लुक है वो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आपका फंडामेंटल, आपका राइट्स है, वो आपको हासिल रहेगा, आप पढ़ाइए। मगर आपको जो विद्यालय परिषद का सिलेबस है उसके अंतर्गत आपको वही सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा जो सिलेबस विद्यालय परिषद का है और उसे पढ़ने के बाद इंजीनियर बनेंगे बच्चे, डॉक्टर बनेंगे, मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये मदरसों के लिए और मुसलमानों के लिए और समस्त पूरे प्रदेश के लिए एक अच्छी पहल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूं और माननीय राज्यपाल महोदय को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। और मुसलमानों से, विशेषकर मदरसों के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी प्रक्रियाएं शुरू करें ताकि विद्यालय परिषद की आसानी से आपको उसकी परमिशन मिल सके। धामी सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के रूप में जिस तरह से ये प्राधिकरण बनाया है, सबने इसकी पहले भी बधाई दी थी। अब माननीय महामहिम राज्यपाल की जिस तरह से संस्तुति मिल गई है और अब मदरसा बोर्ड समाप्त हो गया है और मोटे तौर पे ये माना जाएगा कि अब ये प्राधिकरण अपना काम करेगा और तमाम जो शिक्षा संस्थान हैं अब उनको जो भी सिलेबस अपने यहाँ पढ़ाएंगे उसका अप्रूवल इस संस्थान से मिलेगा। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एक बहुत खूबसूरत पहल है और अब मुस्लिम बच्चे हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फ़िलासफ़र सब बन पाएंगे। और हम शुरू से ये कह रहे थे कि अब दौर बदल रहा है, मेरे बच्चों को भी अब खुला आसमान मिले,
खुले पर मिलें, जितना उड़ सकते हैं वो उड़ें। मदरसों के बच्चों के अंदर ये काबिलियत है कि हम इनके अंदर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ब्रिगेडियर उस्मान हनीफुद्दीन, वीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों को यहाँ से निकाल कर आगे बढ़ाया जा सकता है, और यहाँ से निकलेंगे। मेरा मानना है काबिलियत है बच्चों के अंदर, सिर्फ उस काबिलियत को निखारने की और सही दिशा देने की आवश्यकता थी। और मैं कहूँगा अब उत्तराखंड बोर्ड के साथ बोर्ड को पढ़ना लगभग मैंडेटरी हो जाएगा मदरसों में। और जो मेरे नबी ने फरमाया था, पहली आयत नाजिल हुई वो थी इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। और कहा गया कि पढ़ने के लिए अगर चीन तक जाना पड़े तो जाओ, यानी कि इल्म को हासिल करने के लिए अगर कहीं दूर तक भी जाना पड़े तो जाओ। अब चीन में तो कोई मदरसे नहीं थे, कोई नबी नहीं थे, लेकिन फिर भी कहा इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म एक रोशनी है और आपको वो रास्ता दिखाती है। कुछ लोगों ने मुस्लिम समाज को केवल एक लैंग्वेज, एक सीमित दायरे तक बांधने की कोशिश की, और उससे मैं कह सकता हूं कि मेरे बच्चों के परों को बांधने की कोशिश की। और मुस्लिम बच्चों को अब आज़ाद पर मिलेंगे, वो बेहतर इल्म हासिल कर सकेंगे और बहुत आगे तक बढ़ सकेंगे। मैं एक दिन ऐसे ही घूम रहा था, एक शेर बन गया, हमसे अपने हुए हैं दूर चलो यूँ कर लें, आओ इस कौम के बच्चों को पढ़ाया जाए। ये पढ़ाने का दशक होना चाहिए। मुस्लिम समाज अपने बच्चों को काबिल बनाए, बेहतर से बेहतर शिक्षा अपने बच्चों को दे, और फिर ये बच्चे देश के भविष्य को चार चांद लगाएं, पॉजिटिव नोट्स के साथ आगे बढ़ें। हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। इस विचार को स्थापित करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि देश को विश्व गुरु बनाना है, तब इसी सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को मिलना चाहिए, वो मेरे बच्चे हों या किसी और के बच्चे, हर जगह एक जैसी शिक्षा, और सब अपने अपने आफ्टर स्कूल, अपने अपने मदरसों की पढ़ाई, अपने अपने धर्म की पढ़ाई पढ़ें, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक अच्छा भारतीय बनते हुए एक अच्छा मुसलमान का बच्चा बने, इससे बेहतर और खूबसूरत बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है धामी जी का ये बहुत खूबसूरत, धामी सरकार का कदम है। मैं दिल की गहराइयों से प्रदेश की धामी सरकार और देश की मोदी सरकार दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वक्त मुस्लिम बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा, और इस स्वरूप को मुस्लिम जगत में शिक्षा क्रांति के रूप में देखा जाएगा, मेरा ये मानना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए कोटद्वार के लालपुर निवासी 25 वर्षीय सूरज सिंह नेगी की शहादत से पूरा प्रदेश इस समय शोक की लहर में है। तो वहीं आपको बता दें कि सूरज सिंह नेगी 14 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे, और जहां बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। बताते चले कि सोमवार की देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी शहीद के परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को सांत्वना भी दी, और जहां शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, और सूरज सिंह नेगी जैसे जवानों की शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। उत्तराखंड के सपूत में भारत माता के लिए बलिदान हो गया। राजेश देश के लिए बलिदान हो गए, भारत माता के लिए बलिदान हो गए, मगर उनके माता पिता का जो दर्द है वो हम सब का दर्द है। और उनको माँ के दर्द को के शांत करने के लिए, जो जिसने अपना पुत्र खोया हो, इतना बहादुर बेटा खोया हो, तो भगवान के पास भी शब्द नहीं होते हैं। लेकिन वो एक बहादुर बेटी की माँ है, तो धीरे धीरे अपने आंसू को पी रही है। और हम सबकी, सारे राज्य के लोगों की, सबकी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। और भगवान राजेश को फिर उनके घर में कभी न किसी जन्म में पुत्र के रूप में पैदा करे, यही हम कामना कर सकते हैं। बड़ा बहादुर बेटा था। लोग कह रहे हैं वो उसकी बहुत ताकत है। मैं ऊपर से आ रहा हूँ तो ऊपर खाल में भी, दूसरी जगह जहाँ पर भी हम रुके तो लोग उस नौजवान की बहुत तारीफ कर रहे थे। बड़ा खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का जो मुद्दा है वो पूरे तरीके से सड़कों पर उसे लेकर उतर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि देश के सभी राज्यों में कांग्रेस के द्वारा वोट चोरी के मुद्दे को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, और इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूर्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, और जिसके बाद अब उत्तराखंड महिला कांग्रेस के द्वारा भी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने
कहा कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के द्वारा महिला कांग्रेस को 50,000 सिग्नेचर करने का टारगेट दिया गया है और जिस अभियान की लॉन्चिंग जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है वहां से होगी और जिसमें कि आपको बता दें कि 15 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। पूरे देश में एक्चुअली हम लोगों का सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है वोट चोरी के अगेंस्ट। तो जिस तरीके से बिहार में आपने देखा कि राहुल जी ने वोट चोरी के आरोप लगाया और वो सच साबित हुए, पूरे देश में इस तरीके से चल रहा है। बिहार में 23 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो रखे हैं और उसी प्रक्रिया में पूरे प्रदेश में इस वक्त हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भी वोट चोरी के खिलाफ सिग्नेचर अभियान चल रहा है। और इस पर महिला कांग्रेस ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने महिला कांग्रेस को भी 50,000 महिलाओं के लोगों के सिग्नेचर करने का हम लोगों को एक टारगेट दिया, जिसका लॉन्च कल हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी से यहाँ से करेंगे, कार्यालय से करेंगे और कल पूरे जिलों में ये लॉन्चिंग हम लोग करेंगे और 50,000 15 अक्टूबर तक हम लोग उन लोग जिन लोगों की वोट चोरी हुई उन लोगों के साइन और उनका सपोर्ट लेके आएंगे। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनावों की तिथि घोषित हो चुकी है और जिसमें कि राजनीतिक पार्टियों ने अब अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि इसी बीच राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि बिहार चुनावों से पहले आयोजित हो रही रैलियां और कार्यक्रमों में उत्तराखंड से भी कार्यकर्ताओं को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि संगठन की जरूरत के अनुसार देश भर से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है और वे अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। नरेश बंसल ने यह भी स्पष्ट किया है कि जैसे इस बार उत्तराखंड से कार्यकर्ता बिहार के लिए भेजे गए हैं वैसे ही भविष्य में भी संगठन की आवश्यकता के अनुसार कार्यकर्ताओं को भेजा जाता रहेगा। जहां भी हमको हमारे कार्यकर्ता देश भर से जहां जिनकी आवश्यकता होती है, नेतृत्व जिनको दायित्व सौंपता है वो सब उसका निर्वहन करते हैं। हमारे प्रदेश से भी कुछ कार्यकर्ता गए हुए हैं और आगे भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जाएंगे। अब खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दून अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वहीं उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की माता का हालचाल जाना और मरीजों से उपचार व सुविधाओं की जानकारी भी ली गई। बताते चले कि सचिव ने आयुष्मान कार्ड बनवाने और भर्ती प्रक्रिया का भी बारीकी से अवलोकन किया है, जहाँ ओपीडी में डॉक्टरों की उपलब्धता, अस्पताल में साफ सफाई और रंगा पुताई के साथ साथ जो है मरीजों की सुविधाएं की समीक्षा भी ली गई और जहां समय पर चिकित्सा मिलने को लेकर प्राथमिकता बताया है। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों के नाम पर प्राचार्य को भेजने को भी कहा ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके। तो वहीं आपको यह बता दें कि डायलिसिस के यूनिट की 3 शिफ्ट संचालन व्यवस्था की भी सराहना उनकी ओर से की गई। अब खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां जनपद में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बद्रीनाथ में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई और जिससे कि पूरे क्षेत्र में शीत ऋतु की दस्तक महसूस हो रही है। आपको बता दें कि बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ की पहाड़ियां सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आई और जिससे कि दृश्य अत्यंत ही मनोहारी हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में गिरी ताजा बर्फ ने यहां आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को रोमांचित कर दिया है। तो वहीं श्रद्धालुओं ने न केवल भगवान बद्री नारायण के दर्शन किए बल्कि बर्फबारी का भी भरपूर आनंद उठाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर अब राहत की उम्मीद जगी है, जहां आपको बता दें कि मंगलवार यानी कि आज उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने अधिकारियों के साथ मार्ग का निरीक्षण किया। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने शिव मंदिर के पास बने वैली ब्रिज की स्थिति देखी और सड़कों की मरम्मत का जायजा भी उनकी ओर से लिया गया। बताते चले कि सचिव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अक्टूबर के अंत तक सभी मरम्मत के कार्य पूरे कर लिए जाएं और 1 सप्ताह में मलबा हटाया जाए।
तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को परेशानी से बचाने के लिए कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने जानकारी दी है कि फिलहाल अस्थायी वैली ब्रिज से यातायात बहाल कर दिया गया है, लेकिन स्थायी पुल का DPR इसी माह तैयार कर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको बता दें कि 16 सितंबर को भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते मसूरी देहरादून मार्ग पर बना पुल बह गया था और जहां सैकड़ों लोग पूरी तरीके से फंस गए थे। और अब जबकि वैकल्पिक आवागमन शुरू हो चुका है, तो वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि पर्यटन और स्थानीय जीवन जल्द ही पटरी पर लौटेगा। और जहां मसूरी रोड का सचिव पंकज पांडे की ओर से निरीक्षण किया गया। देखिए, जो यहाँ पे एक ब्रिज था उसमें डैमेज हो गया था, तो बेली ब्रिज लगा के इसको चालू किया गया है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या इसमें अल्टरनेटिव है, क्या प्लान है। तो हमारी टीम ने इसका डिज़ाइन और उस पर काफ़ी डिस्कशन कर लिया है और अक्टूबर तक, आखिर अक्टूबर तक ये इसका DPR और पूरा डिज़ाइन फाइनल होकर आ जाएगा। तो उसको बनाने में निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम शुरू किया जाए। इससे जो अभी बेली ब्रिज पे तो हम पूरा लोड रखे हुए हैं, लेकिन जब नया ब्रिज बन जाएगा तो फिर पूरा उस पर शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ से मसूरी के बीच में 4-5 जगह पे और रोड में प्रॉब्लम आई है, रोड वॉश आउट हुई है, उस पर काम चल रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ देखने के लिए और हमारा प्रयास ये है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर जो भी मसूरी रोड का जो भी इश्यूज़ हैं उसको हम लोग रिजॉल्व कर लें। पुल में जरूर टाइम लगेगा, लेकिन बाकी काम हम लोग 1 हफ्ते में प्रयास पूरा करने का प्रयास। मलबा हटाने का ऑलरेडी ये डायरेक्शन दिया जा चुका है कि इसी हफ्ते के आखिर तक पूरे सड़कों से मलबा हटाया जाना चाहिए, जिससे पूरी विड्थ मिले और देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो प्रयास यही किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी पूरे रोड पे जो भी मलबा आ गया था उनको हटाया जाए और मौसम अगर साथ देगा तो निश्चित रूप से हम लोग ये काम कर पाएंगे। देखिए, जो इसमें अभी जो स्ट्रीम आ रही है, जो नाला आ रहा है, उसको भी चैनलाइज करके प्रॉपर एक डायरेक्शन लिया जाएगा, जिससे कि आगे चल के कोई हमारे पुल, जो नया पुल हम बना रहे हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं आए। अब खबर जशपुर से है, जहां एक बार फिर से राजनीति पूरे तरीके से गर्मा गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान और पूर्व बीजेपी के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल आमने सामने आ गए हैं। जहां आपको बता दें कि आदेश चौहान ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह विकास छोड़कर धर्म और राजनीति में उलझी है। तो वहीं उन्होंने सिंघल पर भी आरोप लगाया है कि जब वह कांग्रेस में थे तब अपने स्वार्थ के चलते सरकार को गिराने का काम किया। जवाब में सिंघल चौहान ने कहा कि पंचायती नेता कहकर तंज उन्होंने कसा है और जहां उन पर सिर्फ दिखावटी राजनीति करने का आरोप लगाया गया। इन आरोप और प्रत्यारोपों के बीच जशपुर की जनता टूटी सड़कों, खराब स्वास्थ्य की सेवाओं और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में नामदत्त तिवारी के बाद जब से तिवारी जी नहीं रहे तब से यहाँ विकास स्थगित हुई, क्योंकि प्रदेश बना और ये प्रदेश जब बना तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हुई, जशपुर वालों को भी, कि हमारे जशपुर को बहुत विकास होगा, क्योंकि तिवारी जी ने एक शेड्यूल घोषित किया, लेकिन वो शेड्यूल भी डेवलप नहीं हुआ। फिर हरीश रावत जी की सरकार आई, उन्होंने यहाँ स्टेडियम और रोडवेज के शिलान्यास किया, लेकिन उनकी सरकार, अच्छी खासी सरकार चलती हुई, यहाँ कुछ विधायकों ने इसको गिरा दिया गया, जिसमें जशपुर के विधायक भी एक थे तत्कालीन। तो विकास रुका है, जो सरकारों को विकास करना चाहिए था। मैं विपक्ष का विधायक हूँ, मेरा काम सदन में या सड़क पे मांग रखना है, लड़ना है, लेकिन काम सरकारों ने करना होता है। आप आज का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि सरकारों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल एक हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं और विकास से कोई लेना देना सरोकार ही नहीं है इन सरकारों को। केवल जब कोई बात होती है, जैसे अभी पेपर लीक मामला हुआ, तो इन्होंने दूसरा मुद्दा उठा दिया, क्योंकि अभी काशीपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, क्योंकि जिससे क्या है कि मेन मुद्दे से युवा भटक जाए और हिंदू मुस्लिम में आगे अटक जाए। एक तरीका होता है काम करने का। अब उन्होंने, विधायक जो बनता है वो विकास के लिए बनता है। अब विकास तो 9 साल के अंदर बिल्कुल नगण्य रहा और क्षेत्र को पीछे कर दिया। अब वो ठीक है, अपनी खिसकी हुई जो जमीन है उसको दोबारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जनता, देखिए, हमें समझना होगा कि हमें कोई पंचायती व्यक्ति चाहिए या विकास कर। पंचायत तो हमारे ग्राम प्रधान भी कर लेते हैं, हमारे वार्ड मेंबर भी कर लेते हैं और वो भी निस्तारण कर सकते हैं समाज के अंदर कोई अगर झगड़ा है। पर विकास जो है वो तो विधायक ही कराता है। देखिए, ऐसा समय आता है, मैं भी सन 2007 से 2012 तक एक ऐसा समय था जब मैं कांग्रेस में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उस समय भी हमने बहुत बड़ी संख्या में विकास कार्य कराए, क्योंकि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मंत्रियों से मिलना पड़ता है, मुख्यमंत्री से मिलना पड़ता है। ठीक है,
उतना नहीं मिल पाता जितना सत्ता पक्ष विधायक को कार्य मिलते हैं। पर अगर आप 4 काम मांगोगे तो 2 काम मिलेंगे, 1 काम मिलेगा तो सही। ऐसा तो नहीं है कि विधायक को नजरअंदाज, चाहे विपक्षी विधायक हो, उसको सरकार नजरअंदाज कर सकती है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।